नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। एक तरफ सभी दल देश में मिशन 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी बीच देश भर की निगाहें संसद के विशेष सत्र पर भी टिकी हैं और सत्र का पहला दिन पुराने सदन का अंतिम दिन रहा। पीएम ने अपने भाषण, अपने संबोधन के दौरान देश के पूरे सफर को याद किया, बड़े फैसलों का जिक्र किया गया। तो ये सत्र ऐतिहासिक होगा, ये भी दावा किया गया है। चर्चा होगी, इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र के पहले दिन की कार्यवाही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन की अंतिम स्पीच दी। 50 मिनट के भाषण में पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद किया तो संसद भवन में लिए गए बड़े फैसलों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, सदन ने कैश फॉर वोट और 370 को भी हटते देखा है। जीएसटी, वन रैंक वन पेंशन, गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी इसी संसद भवन में दिया गया। इसी बीच संसद पर हुए हमले को याद करते हुए पीएम भावुक भी दिखे। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ, हम सबकी साझी स्मृतियां हैं, ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी, मैं कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। लोकतंत्र का ये सदन, आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है। लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370, ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा, इस सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार इस देश में करने में सफल रहा। आपको बता दें, 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र में 5 बैठकें रहने वाली हैं। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिल पेश होंगे, तो वहीं विपक्षी दलों ने सरकार से सवाल जवाब करने के लिए 9 मुद्दे तैयार किए हैं। वहीं पीएम की ओर से कहा गया है, ये सत्र भले ही छोटा है लेकिन समय के लिहाज से बड़ा होगा। विपक्ष पर प्रहार करते हुए पीएम ने कहा, नई उमंग के साथ सत्र में शामिल हों, रोने धोने के लिए बहुत समय है। बहरहाल सत्र को लेकर सवाल ये है
क्या कोई बड़ा महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक फैसला लिया जा सकता है और नए सदन से देश को क्या नया संदेश दिया जाता है? न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो सत्र को लेकर चर्चा होगी कुछ खास मेहमानों के साथ। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा जी चर्चा में जुड़ गए हैं। इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून जी भी चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से विधु रावल जी, किस तरह से देखा जाए इस नए सत्र को, विशेष सत्र को, क्या कुछ उम्मीदें देश करें? सत्र विशेष आयोजन लेकर आया है। देश के लिए विशेष कालखंड में ये विशेष सत्र चल रहा है। इसकी पृष्ठभूमि भी विशेष है और जिस प्रकार से एक सांस्कृतिक विरासत को लेकर हम आधुनिकता के मिश्रण के साथ एक नए संसद भवन में कल गणेश चतुर्थी के दिन, इस पावन पवित्र दिन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मुझे लगता है इस देश के अंदर भी नई शुरुआत, एक नया आगाज जो है, उत्कृष्ट भारत किस प्रकार से अब दौड़ने लगा है, उस प्रकार का एक नया आयोजन हम कल देखने वाले हैं। ये सत्र के अंदर अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है। उस कैबिनेट की बैठक के बाद सामान्यतः ऐसा सोचा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। कैबिनेट का विशेषाधिकार है वो सारे देश को बताने का, उन्हीं के सदस्यों को इस समय पता है। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि आज एक बहुत पुरानी विरासत जो थी हमारे देश के अंदर, जिस संसद भवन से आज जो है आखिरी अंतिम दिन आज उस सदन का रहा है, तो उस सदन के अंदर जिस प्रकार की खट्टी मीठी जो यादें हमारी रही हैं, जिस प्रकार से उस सदन ने हमें किस प्रकार दर्द में कहराते देखा तो खुशी में झूमते देखा, उस सदन ने हमें देखा था कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया वेक्स, किस प्रकार से पंडित नेहरू जी का वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो एक ऐतिहासिक भाषण था, वहां से चलकर अटल जी का जब 1996 का वो भाषण था, वो भी सदन ने देखा। तो आज बहुत सारी एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ हम उस महान भवन को जो है विदा करते हुए एक नई ऊर्जा के साथ और नए एक वातावरण के साथ, एक नए अपने देश के गौरव, एक लोकतंत्र के मंदिर, नए संसद भवन में कदम रखने जा रहे हैं। और वहां पर फिर से देश की जो उच्च परंपराएं रही हैं, लोकतंत्र की उच्चतम परंपराएं रही हैं, उनका पालन भी होने वाला है। और ये विशेष सत्र जो है वास्तव में विशेष रहने वाला है। बहुत सारे विशेष इसमें कार्य रहने वाले हैं, जिस प्रकार की आज हिंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 52 मिनट के भाषण में दी। और मुझे लगता है कि ये सकारात्मकता का नया संचार भी उस नए भवन से होगा। जो पुराने भवन के अंतिम दिन जिस प्रकार से आह्वान किया गया, पूरे देश से आह्वान किया गया, देश के विपक्ष से भी आह्वान किया गया कि नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता के नए सवेरे की तरफ जो है बढ़ चलो। ये देश जो है आगे बढ़ रहा है, इस बढ़ते हुए देश के साथ कदम ताल करते हुए चल पड़ो, इसके साथ तारतम्य बिठाओ और प्रयास करो कि मुख्य धारा के साथ जुड़ जाएं। ऐसा ना रहे कि किस प्रकार से आज कोई कटु बात नहीं मैं कहना चाहूंगा, लेकिन ऐसा ना रहे जैसे पिछले कई सालों में जिस प्रकार विपक्ष ने खुद को देश से कटा महसूस किया, देश के विषयों से विपक्ष जुड़ नहीं पाया, देश के मन से विपक्ष नहीं जुड़ पाया। मुझे लगता है उस जो कालखंड है, उस पुराने इतिहास को भी छोड़ते हुए विपक्ष भी जो है नई सकारात्मकता की तरफ चलेगा और देश के साथ, देश के 140 करोड़ लोगों के साथ कदम ताल करता हुआ, हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम जुड़ाकर, कंधे से कंधा मिलाकर किस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, विपक्ष भी उसके अंदर व्यवधान डालने की बजाय उसके साथ समाधान के रास्तों पर चलेगा और इस देश को आगे बढ़ाने में ये अपना योगदान भी देगा। विपक्ष का एक बहुत अप्रितम योगदान होता है। हम वर्षों वर्ष नहीं, दशकों हमने बताया किस प्रकार आदर्श विपक्ष होता है। आपकी इन्हीं बातों के साथ चर्चा को आगे ले जाते हुए शर्मा जी, आज पीएम ने भी कहा है कि रोने धोने के लिए बहुत सारा वक्त होगा या होता के कम से कम नई ऊर्जा और उमंग के साथ नए सदन में हम जाएं, सत्र में हम आए। ये उम्मीद पीएम की ओर से की गई है। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि आप व्यवधान न डालें बल्कि समाधान के साथ आए विपक्ष के नाते। देखिए, हम जो लोग पूरे हिंदुस्तान की आज जो स्थिति ऊपर गया, हिंदुस्तान आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हमने ऐसा देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आज इस तरीके से लिया और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया। लेकिन उसके बावजूद भी 2-3 उन्होंने काम गिनाए कि नई संसद ने ये भी देखा, 1 रैंक 1 पेंशन भी देखी और गरीबों का एक जिक्र किया। मैं तो ये कहता हूँ आज प्रधानमंत्री ये कहते
कि इस पुरानी संसद के बारे में जो बोल रहे थे कि हमने हरित क्रांति आते देखा, हमने सफेद क्रांति आते देखा, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते देखा, हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखा, हमने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में परिवर्तित होते देखा, हमने आरटीआई को देखा, हमने इसरो की स्थापना होते देखा, हमने आणविक समझौता होते देखा। क्योंकि ये सभी कांग्रेस के शासनकाल में हुए। 2-3 कामों का जिक्र किया इस संसद में, क्योंकि प्रधानमंत्री आज माननीय प्रधानमंत्री, वो मेरे भी प्रधानमंत्री है, वो तो 9 साल से ही सांसद है ना। इस संसद का इतिहास जो है ना वो 75 साल पूर्ण करके आज अपना अच्छा स्थापना दिवस मना रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे आमूल परिवर्तन हुए हैं। हमने जैसे इन्होंने 10% आरक्षण की बात की, हमने आरक्षण को लागू होते भी देखा है, उसको 10 साल के बाद परिवर्तित होते भी देखा है। और देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी हमने भाषण देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी देखा है। मैं भी किसी ऐसे विषय पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत लंबी फहरिस्त है। और एक बहुत अच्छी बात की प्रधानमंत्री जी ने, वो प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं कह पाए, लेकिन अब प्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने कांग्रेस को मतलब इतना बड़ा उन्होंने इनाम दिया कांग्रेस का कि एक चाय बनाने वाला, चाय बेचने वाला या रेलवे स्टेशन पर काम करने वाला व्यक्ति अगर प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित आज इस प्रजातंत्र में देश का प्रधानमंत्री है तो उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। क्योंकि हमारे अगल बगल में आप देखेंगे, पाकिस्तान को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, ईरान इराक को देख लीजिए, आप श्रीलंका को देख लीजिए, म्यांमार को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए। प्रजातंत्र की जो जड़ें फली फूली है इस हिंदुस्तान में, उसका श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, महात्मा गांधी जी को, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनको जाता है। आज मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं कि जिस तरीके से प्रजातंत्र की जड़ें हमने 70-80 साल लगातार संघर्ष करके अपने शहादत दे करके आजादी प्राप्त करी, फिर उस आजादी को आज 75 साल हो गए हमें आजाद हुए, इस तरीके से प्रजातंत्र मजबूत हुआ है। तो आगे भी हम उम्मीद करते हैं प्रजातंत्र मजबूत हो। जो जिस तरीके से संस्थाओं का अधिकारों का हनन किया जा रहा है, बैकडोर से एंट्री कराई जा रही है, खुद मनन करें, चिंतन करें। ठीक है, आगे बढ़े। पंजेटा जी के पास चलते हैं, उससे पहले बहुत शॉर्ट में आप बताइएगा, बहुत संक्षिप्त में, विधु जी, पीएम जो बने नरेंद्र मोदी, वो भी कांग्रेस को क्रेडिट जाता है क्योंकि प्रजातंत्र को मजबूत और जिंदा रखा गया। मतलब मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अगर काला अध्याय कभी इस लोकतंत्र पर लगा तो 25 जून 1975 को जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूरे लोकतंत्र पर ताला लगा दिया, न्यायालय बंद कर दिए, संदूक में बंद कर उसकी चाबी जो है समुद्र में फेंक दी, किस प्रकार से 19 महीने तक पूरे देश को जो है जेलों में बंद कर दिया गया, और हम जानते किस प्रकार की यातनाएं दी। मैं आज उस कटु बात को नहीं कहना चाहता था, लेकिन कम से कम ये रजिस्ट कीजिए, अगर कांग्रेस ना होती तो भी यह देश रहता और इससे बेहतर रह सकता था, इस बात पर चर्चा हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के कारण यह देश है, इस गलतफहमी से बाहर निकलिए। हाँ, कुछ इस देश के कदमों में व्यवधान जरूर डाला है, कांग्रेस ना होती तो यह देश और तेजी से चलता। आपको बता दूं कि 108वें रैंक पर भारत की डेमोक्रेसी को छोड़कर गए थे वो लोग, जो परिवारवादी लोग हैं, जिन्होंने अपने परिवार से बाहर निकला। आप खुद ही देखिए, आपने जो 4-5 नाम गिनवाए वो एक ही परिवार के गए। आप अपने खुद की पार्टी के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भूल गए, उनके अद्वितीय काम को भूल गए, आप पंडित नरसिम्हा राव जी को भूल गए, और आपने तो हद ये कर दिया, आप नरसिम्हा राव जी के बाद मनमोहन सिंह जी को भी भूल गए। केवल इस परिवार के अंदर आप रखा, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन मैं आज कुछ कटु नहीं कहूंगा, आपको केवल ये चाइना दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि जहां पर कांग्रेस नहीं है, अगर आप अलाउ करें तो मैं डिबेट को अभी पंडिता जी को शामिल कर लूं, उसके बाद आते हैं आपके पास। अंतिम बात बिल्कुल सभी को एक बार चर्चा में अंतिम वाक्य मैं देना चाह रहा हूं, केवल अंतिम वाक्य मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने अपना जो काम किया उस योगदान के लिए कांग्रेस का धन्यवाद करते हैं हम लोग। लेकिन केवल कांग्रेस के कारण ऐसा वह नहीं हुआ, हम इस बात को याद करें, एक साझी विरासत है, उससे आगे निकले और देश की जनता, देश के विवेक को भी हम सामर्थ्य समझे। ठीक है, ये देश कांग्रेस से अलग भी है और कांग्रेस के बाद भी है। पंडिता जी, आज पीएम को आपने सुना होगा, बहुत खास है ये सत्र क्योंकि G20 का सफल आयोजन किया गया, चंद्रयान 3 की भी बहुत बड़ी उपलब्धि देश के नाम के, और पीएम की ओर से भी कहा गया और विपक्ष से भी उम्मीद की गई है कि सभी मिलकर एक अच्छी ऊर्जा और नई उमंग के साथ शामिल हुए इस सत्र में। कैसे देख रही हैं लोग? देखिए ज्योति जी, ऊर्जा की कोई कमी नहीं है विपक्ष के अंदर, और विपक्ष बहुत पॉजिटिव है, और क्योंकि विपक्ष को पता है कि आने वाले दिन जो हैं, जिसके 9 साल से जनता इंतजार कर रही है, जो
जिनका नाम था अच्छे दिन। वो अच्छे दिन जनता आगे देख रही है, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड, और बहुत पॉजिटिविटी है, ऐसी कोई पॉजिटिविटी की कोई कमी नहीं है, बस इलेक्शन का इंतजार है। हाँ, जो हमारी संसद रही है ये, इसमें बहुत कुछ संसद ने देखा भी है, कुछ काले अध्याय थे वो भी देखा है, काला दौर भी देखा है, इमरजेंसी का दौर भी देखा है, और वाजपेयी जैसे नेता देखे हैं, सुषमा स्वराज जैसी अच्छी वक्ता देखी है। वाजपेयी जी का तो मैं कायल हूँ, मैं शुरू से ही फैन रहा हूँ उनका, क्योंकि उनका जो एक चौटाला साहब के प्रति एक विश्वास और जिसे कहते हैं कि एक म्यूचुअल एक रिस्पेक्ट थी, वो बहुत टाइम से रही है। और उन्होंने तो मतलब मैंने ये तक दौर देखा है कि मतलब लोकसभा की सीट भी उन्होंने चौटाला साहब के ऊपर फाइनल करने के लिए जो नाम थे, एक दो नाम उन्होंने किए भी, सोनीपत के करनाल के चौटाला साहब के एक ही मेंशन की वजह से थे वो। तो चाहे कैंडिडेट देने की बात थी, चाहे डी स्वामी जी का नाम आगे करना था करनाल से, तो बहुत सा एक अच्छा एक दौर देखा है हमने उस समय में, जो इस मैं कहूँगा कार्यकाल में हमने ना एक लोकतंत्र नहीं देखा, हमने राजतंत्र का जरूर हमने इसमें झलक देखी है। मतलब चाहे वो काले कानून थोपना हो, 750 किसानों की शहादत हो गई उसकी वजह से, बंगारू लक्ष्मण तक को ले लीजिए उस समय, तो आज प्रति व्यक्ति आय में भारत जो है आपको पता होगा शायद 127वां स्थान है। डॉलर तो को हम नहीं वो कर पाए, इन्फ्लेशन पे काबू नहीं कर पाए, अग्निवीर जैसे चीजें थोपी गई यहाँ पे हमारे ऊपर। आज किसानों को 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये ICRI की स्टडी है जो हमने बैन किया है ना, राइस और नॉन बासमती, जो वीट और नॉन बासमती राइस। ठीक है, मैं मानता हूँ इंदिरा जी के समय बरनाड़ा जी, बादल जी, टौड़ा जी, चौधरी देवीलाल जी, चौटाला साहब, मंगल सेन, मुकुल चंद जैन, नाथुराम मृदा, कुंभाराम आर्या जैसे नाम, दौलत राम सारन जैसे राम, मुलायम सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी, लालू जी, JP नारायण जी, विजू पटनायक जी, ये कानपुरी ठाकुर जी, कपूरी ठाकुर जी, सॉरी। तो ये ऐसे ऐसे बड़े नाम रहे हैं जो जब इमरजेंसी थोपी गई थी इंदिरा जी ने, तो उन्होंने कार्यकाल भी 5 साल का 6 साल कर दिया था। जून 1975 के अंदर ये उनका जो इलेक्शन था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय जो है उन्हें हारा घोषित कर दिया था। उसके बाद उन्होंने ये इमरजेंसी लगाई, तो ऐसा दौर भी था, मैं मानता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। तो लेकिन आज भी मान रहे हैं आपकी प्रजातंत्र नहीं है, राजतंत्र लग रहा है आपको, आपकी पार्टी को? नहीं, आज के समय में राजतंत्र है। जिस समय जिस तरीके से विपक्ष के साथ भाजपा का जो एक आचरण रहा है, व्यवहार रहा है, वो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए मैं उसे ठीक नहीं मानता, और कोई भी ठीक नहीं मानता। मतलब या तो ऐसा हो कि देश बहुत खुशहाल हो, पार्टी सत्ता विकास की जगह भाजपा का विकास बहुत हुआ, सबसे अमीर पार्टी बन गई। मतलब इतना तो दुनिया में कोई अमीर पार्टी नहीं है जितनी आज भाजपा पार्टी है। ये तो वो है जो इनका ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है। बाकी लोग जरूर गरीबी रेखा से नीचे आए गए। ठीक है पंजिटा जी, आपने कई बार किए बीजेपी पर, मैं उत्तर लूंगी, लेकिन अभी सभी को चर्चा में जोड़ते हुए, और बालमुकुंद शर्मा जी लगातार इंतजार कर रहे हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, आपकी पार्टी को लेकर विधु जी का ये कहना है कि कांग्रेस का भी योगदान रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस नहीं होती तो देश नहीं होता, हो सकता है इससे बेहतर स्थिति में होता। नहीं, ये तो एक अनुमान कोई भी लगा सकता है। मैं भी कहता हूँ अगर आज मोदी जी नहीं होते तो कोई इस देश को तो ऐसे ही चलना था, क्योंकि हमने इस देश को आगे बढ़ा के छोड़ा ना। मोदी जी तो उस सीट पर तब आगे बैठे हैं जब वो गाड़ी दौड़ रही थी। हमने तो जिस दिन देश की आजादी हुई पहले दिन, अगर हम सारे आकलन कभी इस पर आप डिबेट करोगे तो मैं कई घंटे बोल सकता हूँ। हमने तो पहले दिन से यहाँ बांध बनाने शुरू किए, IIM बनाई, बनाए, IIT बनाई। बीच में ना बोले 10 करोड़ लोगों को ये ज्योति जी आपके ऊपर निर्भर है। ये जो लोग बीच में बोलते हैं ना, देखो मैं कभी बीच में नहीं बोलता ज्योति जी। 9 करोड़ देखिए मैं बताता हूँ, इस प्रदेश के इस देश में अगर कोई मुख्यमंत्री जब वोटिंग होती है उससे 2 दिन पहले 80-20 की बात करता है, देश का प्रधानमंत्री मंदिरों का उद्घाटन कर लेता है। यहाँ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये तो एक ऐसा गुलदस्ता है, इसमें हर तरह के फूल है। अब आप वोटों की राजनीति करें, किसी पंडित जहां पर आज इन्होंने शिव शक्ति पॉइंट रखा है वहां
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे भी एक पॉइंट है। ये तो एक गाथा है। ये तो जब देश ने आप ही कह रहे हैं कि ये तो एक अनुमान है कि कांग्रेस नहीं होती तो क्या होता या दूसरी पार्टियों को लेकर ऐसा अनुमान लगाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर मोदी जी नहीं होते आज तो सुई की नोक इतना भी फर्क नहीं पड़ता, सुई की नोक इतना भी। अगर कांग्रेस नहीं होती तो पता नहीं देश आजाद होता या नहीं होता। अच्छा। क्योंकि ये लोग तो भारत छोड़ो आंदोलन में विड्रॉ करके थे। क्यों नहीं खुलवा पाई कांग्रेस? ये तो ये आदमी पूरे देश कोई शहीदी का इनका क्या इतिहास है? RSS का भाजपा का। अब ये बात नहीं होने देते, अब ये बीच में बोलते हैं। आप ज्योति जी आप एक बात बताइए, अगर कोई सुन पाएगा, कोई सुन पाएगा क्या? कोई सुन पाएगा क्या? कोई सुन पाएगा क्या? ठीक है, आपकी मुकुंद जी आपकी बात भी आ गई है सर, आपने भी अपना उत्तर कह दिया है। आपको एक काउंटर करना था, मैंने वक्त दिया आपको काउंटर के लिए। विदु जी, मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ लूं, इसके बाद आएंगे आपके पास। जागरण जी भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए तरीके से बालमुकुंद जी आपकी बात आ गई है सर, आपकी बोलिए। नहीं आई जल्दी फिर कंप्लीट कीजिए। मैं ये कहता हूँ, मैं 1947 से पहले के दौर को याद करता हूँ। तब कांग्रेस नहीं होती तो क्या होता? ये लोग तो ये कहते थे अंग्रेजों जैसा शासक नहीं, अंग्रेज अच्छी तरह शासन चला सकते हैं। ताइवान में कांग्रेस थी क्या? ये लोग सिंगापुर में कांग्रेस थी क्या? मलेशिया में कांग्रेस थी क्या? जर्मनी में कांग्रेस थी क्या? जापान में कांग्रेस थी क्या? फ्रांस में कांग्रेस थी क्या? तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। कहां पर थी कांग्रेस? स्विट्जरलैंड में कांग्रेस थी क्या? डेनमार्क में कांग्रेस थी क्या? फिनलैंड में कांग्रेस थी क्या? नसीब नहीं होती थी। स्वीडन में कांग्रेस थी क्या? चलिए आप दोनों अभी सुनिए, आप दोनों अभी रुकेंगे। बालमुकुंद जी आपका तो उत्तर पूरा हुआ सर, विदु जी आपको बाद में समय दिया जाएगा। अभी आप सुने, अभी आप सुने। चीन में कांग्रेस थी क्या? आप लोगों की नहीं विदु जी ऐसे नहीं सर, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी ऐसे। बेनीवाल जी आप लोगों की क्या तैयारी इस बात ये बेकार की बात करते हैं। इनको कांग्रेस से, इनको देश से बड़ी कांग्रेस दिखती है और कांग्रेस से बड़ा वो परिवार। ठीक है विदु जी, आपको टाइम दिया जाएगा तब आप बोलिएगा। अभी आप सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी को सुन लीजिए। आप बेनीवाल जी को टाइम दिया है सर, मैंने अभी बोला। मैं इंतजार कर रहा हूँ। प्रवक्ता आपको कोई प्रवक्ता पद से हटा नहीं रहा, इतना जोर मत लगाओ। प्रवक्ता रहोगे बीजेपी की, ऐसी कोई बात नहीं। आप ठीक डिबेट कर लो। अरे भाई मुझे ये पर्सनल कमेंट्री ना शर्मा जी, कैसी बात कर रहे हैं? मेरे लिए ये देश रहना चाहिए, ये मेरे लिए जी, अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो आप इंतजार ही करते रहेंगे। हम लोगों के संस्कारों में नहीं था। इदे नामम इदे राष्ट्राय स्वाहा। जी नमस्कार। सभी दर्शकों को भी नमस्कार, सभी साथियों को भी नमस्कार। देखिए जो लोकतंत्र है, वहां पर आज लोकतंत्र को बचाने के लिए सारी पार्टियां एकजुट हैं और देश सबके लिए प्रथम है, देश प्राथमिकता पर है। संसद में वही लोग पहुंचे हैं जो देश की जनता ने चुने, देश की जनता को पसंद आए, उन लोगों को संसद तक पहुंचाया। इसमें किसी को क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता ने जब जब चाहा, जिसको चाहा उसको बनाया और उन्होंने वहां जाकर जो काम किए वो देश की जनता के सामने है और देश की जनता ने उनको फेरबदल भी करते रहे। लोकतंत्र की बात करने वाले आज राजतंत्र, अहम तंत्र में डूबे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के दो सांसद राघव चड्ढा जी और संजय सिंह जी दोनों ही संसद से बाहर हैं। अगर लोकतंत्र की ही बात कर रहे थे, नए सदन की बात कर रहे थे, नए तरीके से चलने की बात कर रहे थे, नई दिशा की बात कर रहे थे, तो वहां पर उन लोगों को होना चाहिए था। क्यों नहीं उन लोगों को वहां पर रखा? क्यों उन लोगों को अभी भी बर्खास्त रखा? किस लिए, किस चीज की सजा उनको दी जा रही थी कि वो मणिपुर की बात करना चाहते थे, वो नौजवानों को रोजगार की बात करना चाहते थे, वो शिक्षा की बात करना चाहते थे, वो पूरे देश को बिजली फ्री दिलवाना चाहते थे। इन चीजों की आज सजा संजय सिंह और राघव चड्ढा को भाजपा सरकार दे रही है और बात करती है कि हम लोकतंत्र के बहुत बड़े पुजारी हैं। ये राजतंत्र और ये खुद के अहम तंत्र में डूबी हुई भाजपा की सरकार है, जो 2024 में जनता ने देख लिया। जो मैंने पहले भी कहा कि जनता बदलती रहती है और फेर बदल का बदलाव आ चुका है। आम आदमी पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं, ये सारी की सारी पार्टियां, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही हैं। बात इसकी क्यों नहीं की गई कि काला धन विदेशों से कितना आया? क्या काला धन सारा हमारी मां बहनों के संदूकों के अंदर 2-2 500 रुपए रखे थे, वही काला धन था क्या? विदेशों से कितना काला धन आया? 15 लाख रुपए किस किस के खाते में गए, इसका कोई जिक्र वहां पर नहीं हुआ। अपनी अपनी डींगे हाँकने के लिए लगे रहे कि मैं ऐसा था, मैंने ये किया। अरे भैया 9 साल आपको आए हुए हैं, 75 साल की आजादी का आज आपको चिट्ठा लेके बैठना था
कि 75 साल पहले देश कैसा था, आज किस रफ्तार पर चल रहा है, कितने स्कूल तब थे, हमने कितने स्कूल बंद कर दिए, बनाए नहीं बंद कर दिए, उनकी आज बात करनी चाहिए थी। 750 किसानों ने शहादत दे दी देश के लिए, एमएसपी लागू करवाने के लिए। एमएसपी के लिए कानून में कितना संशोधन किया, कितने किसानों को उसका फायदा मिला, क्यों नहीं किया? आज तक एक निंदा प्रस्ताव तक नहीं आया संसद के अंदर, इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, मोदी जी के द्वारा कि 750 किसानों की शहादत हो गई। मैं इस पर शर्मिंदा हूं। मेरे देश के किसान आज चले गए, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। एक बार भी ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, निंदनीय प्रस्ताव। और बात करते हैं लोकतंत्र की, ना इनको किसानों की चिंता है, ना इनको नौजवानों की चिंता है, ना इनको महिलाओं की चिंता है। महिला सुरक्षा के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह को तो उस मंदिर में पहुंचा दिया गया था, और आज संजय सिंह और राघव चड्ढा उस मंदिर में नहीं पहुंचे जहां पर वो आज आखिरी वक्तव्य वहां चल रहा था। 75 साल का आज वो एक वर्षगांठ भी कह सकते हैं इसको, या उस सदन की विदाई कह सकते हैं। उस विदाई समारोह में सारे सांसदों का होना अनिवार्य था, सभी का होना चाहिए था। किस बात का अहम था मोदी जी को, क्यों नहीं संजय सिंह और राघव चड्ढा को वहां पर बुलाया? सर्वदलीय बैठक तो कर लेते हैं, लेकिन सर्वदलीय बैठक में ये नहीं खुलासा करते कि हम किन मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे इस विशेष सत्र के अंदर। क्यों भाई, किस चीज का अहम है? क्या आपने कह दिया कि प्रश्नकाल नहीं होगा? प्रश्नकाल नहीं होगा तो कि सिर्फ आपकी बातें सुनेंगे? मोदी जी ने सिर्फ अपनी भावनाएं बताई कि मेरी भावनाएं ये हैं। क्या जनता की भावना कभी आपने जानी कि जनता की भावना क्या है? जनता किस तरीके से त्रस्त है इस भारत देश के अंदर? गरीब को आज मकान नहीं है, गरीब आज परेशान हो रहा है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आपके सरकारी स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है, हमारे बच्चे आज अशिक्षित हो रहे हैं, कैसे पेपर लीक होते जा रहे हैं। इन बातों पर चर्चा कौन करेगा? कौन नौजवानों की बात उठाएगा? बताना चाहिए था कि कितनी नौकरी 9 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने भारत से पहले जादौन साहब का पहला कमेंट चर्चा का। ठीक है जादौन साहब, देखिए बड़ी बात तो ये है कि नई संसद में जा रहे हैं, नए सदन में जा रहे हैं। इसके अलावा क्या कोई उम्मीद ऐसी की जाए कि कोई बड़ा ऐतिहासिक फैसला हो सकता है कि जिस तरह की चर्चाएं पिछले काफी दिनों से लगातार चल रही हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जो विशेष सत्र है ये ऐतिहासिक होगा, तो उन्हीं के शब्दों में कुछ सार छिपा हुआ है। हाँ। कि कुछ न कुछ ऐसा आने वाला है जो इतिहास बनाएगा, तो कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, भारत इंडिया का नाम बदलने का, जो भारत नाम की बात चल रही है कि भारत किया जा सकता है देश का नाम, और ये महिला आरक्षण की भी बात चल रही है जो बहुत लंबे समय से लंबित है, और उसके विधेयक जो है जब भी लोकसभा में आए तो उसके विधेयक की प्रतियां फाड़ दी गई। फाड़ने वाले भी जो है वो समाजवाद की बात करने वाले नेता रहे। तो ये सारा है। अब देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से योजना बनाई है इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए। ये तो जब नए भवन में पहुंचेंगे और वहां आगे जो लोक संसद की कार्रवाई आगे बढ़ेगी सत्र की, तब पता चलेगा कि वास्तव में क्या है। अभी तक तो ये था कि 8 विधेयकों की चर्चा थी, जिसमें ये चुनाव निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी नियम कानून बदलने की बात थी, और कोई अधिवक्ता संशोधन विधेयक है, कोई पोस्ट एंड टेलीग्राफ का, कुछ इस तरह के जो है विधेयक है। कुल 8 विधेयक की चर्चा थी। तो ये देखने की बात है कि वो ऐतिहासिक बनाने के लिए क्या स्टेप लेकर आते हैं। तो पूरे देश की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। और जब भी विशेष सत्र का ऐलान किया गया, एक ट्वीट के जरिए जानकारी आई, तो पूरा विपक्ष जो है चौंका हुआ था, और विशेष सत्र को लेकर एक विशेष सतर्कता भी दिखाई दी। हाँ। कि भाई सरकार क्या स्टेप लेने वाली है। उसके लिए सत्र कोई जल्दी चुनाव कराने की बात करता है, कोई 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करता है। तो देखने की ये बात होगी कि प्रधानमंत्री जी या उनकी सरकार क्या लेकर आती है, ये है। अब सवाल ये है कि संसद के भी 75 वर्ष पूरे हुए, या तो इस विषय पर कुछ नया कुछ लेकर आएंगे। ये तो देखिए कि दलों की व्यवस्था तो लोकतंत्र की देन है कि दलीय शासन व्यवस्था और संसदीय चुनाव प्रणाली भी, लेकिन ये बहुत बड़ा श्रेय तो इसके लिए संविधान सभा को जाता है कि उन्होंने ऐसे प्रावधानों की रचना की कि जिसमें लोकतंत्र की रक्षा भी हो, लोकतंत्र फल फूलता रहे। हाँ। और सभी दलों की भागीदारी हो, और जनता की इच्छा शक्ति काम करती रहे। जी सर। तो आज के दिन तो ये विशेष सत्र के दौरान संविधान सभा को भी याद करना चाहिए, जिसमें पूरे देश का प्रतिनिधित्व था और पूरे देश की विल पावर थी।
कि उसने ऐसे संविधान की रचना की जिसमें सबको मौका मिलता है और गलती करने वाले को सजा भी मिलती है। तो चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ता है और जो सही काम कर रहे होते हैं वो चुनकर संसद में पहुंचते हैं और नए कानूनों का निर्माण करते हैं, नए रास्तों का निर्माण करते हैं। तो इसको भी याद करना चाहिए। जी विधु रावल जी, बालमुकुंद शर्मा जी कह रहे हैं कि बीजेपी के ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजेटा जी का कहना है कि ये हमें लगता ही नहीं कि लोकतंत्र के देश में, और पंकज बेनीवाल जी की शिकायत के इनके सांसदों के ना आने देने के। देखिए, अगर 1998 से लेकर 2004 वाला कालखंड जो है उसको छोड़ दिया जाए, यानी वो 6 साल, और 2014 के बाद से अब तक के 9.25 साल 9.5 साल जिस प्रकार के हैं, ये कालखंड जो है, इन 15 साल को छोड़ दिया जाए तो मोटे मोटे तौर पर 60 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं था। हाँ, 3 साल तक जनता पार्टी की सरकार में हम साझेदार जरूर थे, उसमें भी 1.25 साल तक हम साथ में रहे, लेकिन उसके बाद किस प्रकार की स्थितियां रही, बाद में खुद आकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आकर चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था, फिर हटा दिया था। लेकिन कुल मिलाकर इन 60 सालों में बड़ा हैरानी की बात है, इस 140 करोड़ के देश में 50 करोड़ खाते जो हैं आकर, जनधन खाते आकर 2014 के बाद मोदी जी ने शुरू किए। देश के अंदर, देश को आजाद हुए इतने साल हो गए थे, 66 सालों के बाद जाकर बैंक के अंदर घुसने का अधिकार गरीब को अगर मिला तो इस सरकार में मिला है। 10 करोड़ किस प्रकार के हमने टॉयलेट्स का निर्माण देखा। 10 करोड़ टॉयलेट मतलब 10 करोड़ घरों में टॉयलेट्स बने होंगे, यानी लगभग 50 करोड़ की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना जो है आकर अब हमने देखी। 1947 में देश तो आजाद हो गया था और ये तो कह रहे थे कि हमने तो भला चंगा छोड़ा था, और बल्कि अब कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं पीछे गया है। तो जिसको पीछे कह रहे हैं उसमें जाकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, आज जिस प्रकार से लगभग 60 करोड़ देश की जनता जो है जिसमें कवर होती है, और हरियाणा की दृष्टि से देखें तो हरियाणा का तो लगभग 70% हरियाणा कवर किया जा रहा है, जो चिरायु जोड़ दिया आयुष्मान के साथ। इसके साथ ही किस प्रकार से मैंने बताया कि ये तो बॉर्डर्स पर रोड ही नहीं बनाया करते थे। देश के रक्षा मंत्री AK एंटनी जी का वो बयान मुझे याद है, क्योंकि ज्यादा पुराना नहीं है, केवल 10 साल 11 साल पुराना बयान है उनका, 2012 का, जब वो कहते थे कि हम जानबूझकर एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी जो है, हम बॉर्डर पर रोड इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन रोड्स का इस्तेमाल कर चीन की सेना भारत आ जाएगी। आज किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, चीन के भी पर खच्चे उड़े हैं, चीन को भी चीन के ग्लोबल टाइम्स चिल्लाता फिरता है क्यों बना गया। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर कलावती के नाम से राहुल गांधी भाषण दिया करते थे, कलावती के गांव में बिजली नहीं आई, कलावती के गांव में बिजली नहीं आई। लेकिन बिजली जो है कलावती के गांव में आई और मोदी के शासन में आई, और सिर्फ कलावती नहीं, देश के आजाद होने के बाद भी 18,000 गांव में आकर बिजली मोदी जी के शासन में आई। और आज मैं प्राउडली ये कह सकता हूं कि देश में ऐसा कोई भी गांव, कोई ढानी नहीं रही जहां पर बिजली नहीं पहुंची। अब बीजेपी के आने से क्या फर्क हुआ, ये तो एक बात हुई, लेकिन मैं हैरान हो रहा था जिस बात को ये शायद दबा लेते, छुपा लेते, आज इन्होंने खुद अपने मुंह से कह दी। तीनों प्रवक्ताओं ने एक शब्द का उपयोग किया, राजतंत्र। और मुझे खूब आपने समय दिया, इंतजार करवाया इनकी एक के बाद एक वही रटी रटाई बातें सुनने का, तो मैंने इस समय का उपयोग किया गूगल करने का। इस गूगल में मैंने देखा राजतंत्र का असल मतलब क्या होता है, और गूगल बताता है कि जब वंशवादगत तरीके से राजा चुना जाता है तो राजतंत्र होता है। और इसी बात को आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र तब विजयी है जब किस प्रकार से अपनी मेहनत से गरीब परिवार में पैदा हुआ, प्लेटफॉर्म पर चाय लेकर दौड़ता हुआ जो बालक है, बड़ा होकर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अब इन पार्टियों की तरफ देख लें, ये डेमोक्रेसी नहीं बचाना चाहते, ये अपने परिवार बचाना चाहते हैं। कांग्रेस की सोनिया गांधी जी को चिंता है किस प्रकार से राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी स्थापित हो जाएं। इंडियन नेशनल लोकदल के ओम प्रकाश चौटाला को चिंता है कि कैसे उनके बेटे अभय चौटाला और उनके पोते जो हैं करण सिंह का कोई भविष्य बन जाए। इनकी चिंता है, करुणानिधि इस देश में नहीं, अब इस दुनिया में जीवित नहीं है, लेकिन उनके बेटे स्टैलिन को चिंता है कि किस प्रकार उनका बेटा जो है उदयनिधि स्टैलिन जो है वो स्थापित हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला को चिंता है कि कैसे उनका बेटा उमर अब्दुल्ला जो है वो स्थापित हो जाए। मुलायम सिंह को चिंता थी कि किस प्रकार से अखिलेश यादव जो है स्थापित हो जाए। अखिलेश ने तो पूरा कुनबा ही जो है अपनी पार्टी में को बदल दिया। उद्धव ठाकरे की सारी चिंता आदित्य ठाकरे को लेकर है। ममता बनर्जी की सारी चिंता जो अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे को लेकर है। लालू यादव की सारी चिंता जो है तेजस्वी यादव को किस प्रकार से बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए और फिर देश की राजनीति में स्थापित किया जाए। डिबेटों में इतना समय नहीं होता,
नहीं तो मैं और अधिक इसमें जा सकता था। लेकिन राजतंत्र की व्यवस्था से ही तो जनता ने निजात पाई 2014 में, तभी तो आप लोगों को नकार रहे हैं। आप किस प्रकार से मेरिट का कत्ल करके राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी जनता की वोट से नहीं, आपका नेता जो है राजमाता की कोख से पैदा होता था, ये राजतंत्र था। उसको ध्वस्त करके इस देश की प्रबुद्ध जनता ने लोकतंत्र को 2014 में स्थापित किया फिर से, और उसके लिए उस देश की जनता का बारंबार साधुवाद है। आप लोग जब अपने बूते सेल्फ मेड होंगे, जिस प्रकार से कोई विधु रावल है, या जिस प्रकार से कोई हो सकता है रजत पंजेटा के भी परिवार का कोई व्यक्ति पहले राजनीति में ना हो सकता है बाल मुकुंद जी का भी परिवार का ना हो, जो खुद अपने दम पर आए, वो नहीं कि परिवार की चांदी का चम्मच मिल गया, चाशनी में हो गए, खड़े हो गए। लेकिन आज जो है, आज जो स्पून है, आज जो बॉटल ऑफ स्पून है, वो देश की तरफ, देश के बढ़ते कदमों के आगे किस प्रकार से उन कदमों का सम्मान करते हुए जिस प्रकार अमृत गिर रहा है, उसको लेकर है। जी बाल मुकुंद शर्मा जी, आपके पिछले उत्तर को लेकर भी विधु जी ने कहा कि आप भी तो केवल परिवारवाद की बात कर रहे हैं ना, और ये बदलाव आया कि अभी आपको केवल गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या उनसे पहले राजीव गांधी, इंदिरा गांधी केवल ये याद रहते हैं, आप भूल जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री को, ना ही आप मनमोहन सिंह का जिक्र करते हैं। आप वैसे आप एंकर हैं, आप निष्पक्ष हैं, नरसिम्हा राव से तो नफरत करते हैं। मैं आपको भी कोट करके कहूंगा, जैसे आप भी ग्रामीण चलाते हैं, हमारे गांव में आज भी प्रथा, लोग कहते हैं खानदानी आदमी, तो खानदानी आदमी ये तो एक परंपरा, हमारे जो हजारों सालों का इतिहास है हिंदुस्तान का, ये जो महाभारत का जिक्र करते हैं, रामायण का जिक्र करते हैं, भगवान श्री राम का भी खानदान था, महाराजा दशरथ गरीब परिवार में पैदा हुआ, कभी नहीं बन सकता इनकी बात चले, खानदानी। बात सुनिए, और हम तो इसकी भी प्रशंसा करते हैं। ये गुलामी की मानसिकता है, ये गुलामी की मानसिकता है। ऐसे क्या है ज्योति जी, क्या बात ज्योति जी? विधु रावल जी, आपके समय में कोई नहीं बोला, यानी बाकी गरीब परिवार में पैदा हुआ, गरीब नहीं, अगर आपने पिछली बात को लेकर जो आपत्ति जाहिर की, उसी को लेकर मैंने सवाल पूछा। चलिए बोलिए, आपका स्वागत है। आप खानदानों की जय जयकार करिए, मैं भारत माता की जय जयकार करूंगा, अब आप बोलिए। मैं प्रजातंत्र में भी आता हूँ। प्रजातंत्र है। मैं बहुत गरीब परिवार में, आम परिवार में पैदा हुआ, छात्र संघ की राजनीति में छात्र नेता रहा, जिला परिषद मेंबर रहा, विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ। मेरी भी उम्मीद है कि मैं एक दिन इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। पंडित भगवत शर्मा के बाद पंडित बाल मुकुंद शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं इस देश में भी केंद्रीय सत्र पर जाकर के काम करूंगा, देश के प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित कर सकता हूँ। हर कांग्रेस के वर्कर को जो जमीन पे काम करता है, जो चटाई बिछाता है, उसको भी उम्मीद है और होनी चाहिए। यही प्रजातंत्र की खूबी है। जब एक चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री, राहुल प्रियंका कहाँ जाएंगी, वाड्रा के बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने घोषणा करी ना, बाल मुकुंद शर्मा भी इस कांग्रेस का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उसका उदाहरण है पंडित नरसिम्हा राव। मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, लेकिन अब आपकी कांग्रेस पार्टी में खतरा पैदा हो गया। ज्योति जी, आपके किसी नेता ने ये देख लिया तो दिक्कत में आ जाओगे। संदेश जाना चाहिए ज्योति जी, इस देश में संदेश जाना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, पंडित पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, आज देश के प्रधानमंत्री के अध्यक्ष हैं। सुनिए, ये गांधी परिवार से बाहर के लोग कांग्रेस, आप एक परिवार, एक खानदान के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, जिनकी पीढ़ियों ने बलिदान दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जितेंद्र इस देश के प्रधानमंत्री, उससे ज्यादा जेल मरे हैं। पंडित जी के परिवार को पढ़ोगे ना, पंडित जी की एक बेटी थी और पत्नी का देहांत हो गया। जो पंडित जी ने खत लिखे हैं राहुल साहब, आपकी आंखों में पानी आ जाएगा, आंसू आ जाएंगे। पंडित जी की एक बेटी थी, पत्नी का देहांत हो गया, अंग्रेजों ने उनको जेल में ठूस के रखे। आज इतने साल देश के प्रधानमंत्री बहुत आंसू लेकर आए आप, बहुत आंसू लेकर आए। 70 साल बर्बाद कर दिए इस देश के आंसुओं ने। मेरी आज 50 साल की उम्र है। मैं बचपन में पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित रहा, श्रीमती इंदिरा गांधी से प्रभावित रहा, राजीव गांधी जी से प्रभावित रहा। चलो राहुल गांधी की मेरी तो समान उम्र है। मैंने बचपन से अध्ययन किए हैं। अध्ययन करने के बाद देश के जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई है कांग्रेस ने, उससे प्रभावित रहा। तब आज हम कांग्रेस में। मैं आप इस बात पे पूरी करते हैं। एक और बात इन्होंने कोट करी, विकास पे आ जाते हैं। ये कहते हैं हमने खाते खुलवाए 50 करोड़, झूठ बोल करके कि 15 लाख खातों में आएंगे, लोगों को बैंकों की लाइन में लगा दिया। वो बैंक किसने खोले? आप एक 3 चीजों पर राजकोट करते कभी नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। ज्योति जी इसका खंडन कीजिए आप। ज्योति जी आप खंडन कीजिए। कभी ये नहीं कहा गया कि ऐसा कोई वादा किया था जनधन खाते खोलते हुए? मेरी बात सुनिए ज्योति जी, मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ आपको।
ये कब कैसे कहते हैं? एक बार मेरी बात सुनिए। आज ये वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करते हैं, झूठ की वो लाइन किसने बिछाई है? आज तो सच बोलते हैं, वंदे भारत ट्रेन की जो ये बात करते हैं वो लाइन किसने बिछाई है? जीरो बैलेंस के अकाउंट खुले। सर, आप लोगों ने अपने समय में काम किया, ये अपने टाइम में काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमने अपने टाइम में काम किया। ले रहे ये तो 80-20 पर चलते हैं। हमारे ये जो कपड़ों वोटों से के कांग्रेस के राज में बदबू आया वही करती इनकी थी बैंक शक्ति मैनेजर बना के रखी को। इन्होंने। गांव के ग्रामीण अंचलों के धीरे-धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कपड़ों में से बदबू आया करती थी आपके बैंक के मैनेजरों को। ये विरासत देकर गए थे आप। हमारे राज में आकर बैंक के मैनेजर से आवाज लगवाई, आकर अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ। टेंटों के नीचे, कैंपों के अंदर किस प्रकार से अकाउंट खुले हैं? क्योंकि कांग्रेस जीरो बैलेंस के हमें अकाउंट बताने, खुलवाए। हम अगर आज बताने लगे हमें कई दिन लगेंगे। ये ठीक है कांग्रेस की बालमुकुंद देन है। जी, ठीक है, लेकिन हमें तय समय में ही बात करनी होगी। टाइम कम है हमारे पास। चलिए चर्चा को अभी आगे ले जाते हैं। पंजेटा जी, आपने कहा कि लोकतंत्र नहीं लगता है, लेकिन विधु रावल जी कहते हैं कि आपकी तो पार्टी एक परिवार की पार्टी है। ओम प्रकाश चौटाला ये प्रयास कर रहे हैं कि अभय चौटाला मुख्यमंत्री बने, और इससे पहले भी ये प्रयास होते ही आए हैं, या फिर इसी तरह से इसी कवायद से मुख्यमंत्री बनते आए हैं आपकी पार्टी से। देखिए ज्योति जी, मुख्यमंत्री परिवारवाद से नहीं, जनता के बीच में रह के जनता के मुद्दे उठा के जनता की एक्सेप्टेंस से मुख्यमंत्री नहीं, नेता भी अगर कोई बनता है तो मैंने नहीं देखा हरियाणा में जिस हिसाब से खट्टर जी रहे हैं, कोई जनता के बीच में उनकी कोई खास इंटरेक्शन हुई है। अभी चुनाव से पहले जरूर हम देख रहे हैं और उसका हाल भी हम देख रहे हैं। लेकिन परिवारवाद से पहले मुझे बताएं कि प्रेम कुमार धूमल जी के जो पुत्र हैं अनुराग ठाकुर, या स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी की बेटी है पूनम महाजन, या बीसीसीआई में हैं जो परिवारवाद, या येदुरप्पा जी के लड़के हैं बीसीसीआई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, प्राइवेट बॉडी है। या फिर वसुंधरा राजे प्राइवेट बोर्ड है, या प्राइवेट बोर्ड है, बेटी हो, एक प्राइवेट दुकान है बीसीसीआई, या रमन सिंह जी हैं उनके बेटे अभिषेक सिंह, या फिर धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी रहे हों, या फिर आपने अभिषेक सिंह का कभी नाम सुना है? ज्योति जी ईमानदारी से बताना, आपने अभिषेक सिंह का कभी नाम सुना है? या येदुरप्पा जी के बेटे का नाम बता सकते हो आप? गोपीनाथ मुंडे, मैं बता देता हूं येदुरप्पा जी के ये पंकजा मुंडे केवल एमएलए हैं, जनता की वोट से हैं, और कोई बड़े पद पर नहीं है। अनुराग सिंह ठाकुर 4 बार के सांसद हैं, 4 बार के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर। कोई बात नहीं। लेकिन देखिए पंजेटा जी, ये फर्क तो होता होगा ना कि विधु रावल जी सुने, एक तो एक पार्टी में कई परिवार होना, लेकिन एक परिवार से ही पूरी पार्टी होना, इसमें तो कोई अंतर होता होगा ना। उस परिवार का योगदान 3 प्रधानमंत्री दिए इस देश ने। आप भी सुन लीजिए, वो आप जो एंकर महोदया, इस देश को 3 की बात कर रही थी। बख्श दो, हमें नहीं चाहिए थे। सरदार पटेल बनते इस देश के प्रधानमंत्री तो कहाँ पहुँचते ये देश। ठीक है, कांग्रेस भी जबरदस्ती हमारे ऊपर सवाल तो कांग्रेस से भी हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे थे आप लोग लोकतंत्र की बात करते तो बीजेपी ने सवाल पूछा है, सरदार पटेल को चुना था। पंजेटा जी को अभी, पंजेटा जी का समय अभी नहीं हो पाया, उत्तर पूरा होने दीजिए। 16 में से 13 सदस्यों ने आकर सरदार पटेल। विधु रावल जी सर, ऐसी कैसी डिबेट हो पाएगी? विधु रावल जी नहीं सर, ऐसे नहीं डिबेट हो पाएगी। देखिए ज्योति जी, किसी के समय में कोई नाम बोले तो अच्छा है, और वैसे भी आज डिबेट आराम से चल रही है, तो किसी एक को अपना एक एग्जांपल सेट नहीं करना चाहिए कि हर बारी वही क्यों बोलते हैं बीच में। देखिए इस देश को प्रधानमंत्री जहाँ देने की बात है तो 3 प्रधानमंत्री, देवेगौड़ा जी, चंद्रशेखर जी और वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो 3 प्रधानमंत्री देने का काम हमारी पार्टी ने भी किया है। उनका नाम प्रस्तावित भी किया, उन्हें सपोर्ट भी किया। उसके बाद और भी बहुत सा आपको पता है जो दौर रहा है, 87 का दौर रहा है, उसके बाद 70 का दौर रहा है, उसके बाद चाहे मोरारजी देसाई हो, उस वक्त भी चौधरी देवीलाल जी की बहुत बड़ी भूमिका रही थी उस समय। उसके बाद जब बोट क्लब पे चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात आई थी तब भी, फिर न्याय युद्ध लड़ा गया, किस तरह इस्तीफा दिया, तो वो सारा का सारा जो इस देश के लिए चौधरी देवीलाल जी का तो अगर बात करें तो एक परिवार से कुछ नहीं होता ज्योति जी। परिवार में रहने के बाद आप काम क्या करते हैं, आपका आचरण क्या है, उससे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप जनता के बीच में रहते हैं, परिवार से झूठ बोल के राजनीति करना, सिर्फ वोट हथियाने के लिए राजनीति करना,
ऐसी राजनीति नहीं कर रही हमने, ना इंडियन नेशनल लोकदल ने की, ना चौधरी देवीलाल जी ने करी, ना चौटाला साहब ने करी, ना अभय सिंह जी ऐसी राजनीति। ठीक है बेनीवाल जी, राज चाहे कभी ना है, सत्य के राह पे चलेंगे। मैं कुछ 2-4 लाइनें और बोलना चाहता हूँ, 10 सेकंड लूंगा, आपसे ज्यादा नहीं। देखिए इस राज में क्या हुआ, 10,70,000 करोड़ अमीरों का जो है वो इस सरकार ने माफ कर दिया बट्टे खाते में डालकर। उसके बाद जहाँ किसानों का कर्ज माफ करने की बात आई, इन्होंने कहा था ये झूठ कह रहे हैं, ये लगातार झूठ बोलते हैं। 1 रुपया माफ हुआ हो तो मैं अपना प्रवक्ता पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये झूठ कह रहे हैं। राइट ऑफ, ये अनपढ़ों वाली बात कह रहे हैं। राइट ऑफ और वेव ऑफ का अंतर होता है। बट्टे खाते में डालना यानी उस पर क्रिमिनल केस चल सकता है। बट्टे खाते में डालने से कोई माफ नहीं होता। बट्टे खाते में डालने के बाद फौजदारी का मुकदमा दर्ज होता है। आप गलत कह रहे हैं। बट्टे खाते में इसलिए डाला ताकि फौजदारी का मुकदमे हो उन पर, ताकि उनका प्रत्यार्पण हो पाए विदेशों में भागे हुए लोगों का। विधु जी ठीक है, आपने आप झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं। सर आपको 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करनी थी। सर पंकज बेनीवाल जी का सवाल। विद्वान प्रवक्ता हो, पद छोड़ने की बात मत किया करो। आप विद्वान प्रवक्ता हो। देखिए ज्योति जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता विधु रावल ने देश के विकास मॉडल की बात की कि बीजेपी का विकास मॉडल क्या रहा। उसमें इन्होंने तीन ही चीज गिनवाई कि भारत का विकास मॉडल भाजपा का क्या है। वो मैं आपको रिपीट करूंगा उन्हीं की बात को। पहला था खाते खुलवाना। खाते खुलवाना देश का विकास था क्या? आपने बोला टॉयलेट बनवा दिए। टॉयलेट बनवाना देश का विकास था क्या? आपने कहा चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाने से देश का विकास था क्या? आपके पास कोई बात ही नहीं थी करने के लिए। क्या भाजपा की सरकार ने पिछले 10 साल में, बीते 10 साल में देश को यह सौगात दी है, देश को यह अच्छा काम करके दिया है। इन्होंने जो किया वो मैं बताता हूं आपको। टॉयलेट बनवाए लेकिन लोगों को खाने को नहीं दिया। खाने की चीजें महंगी कर दी लोगों के लिए। एक माता बहने की जो रसोई है उस रसोई को इतना महंगा कर दिया, 400 का सिलेंडर 1200 पर कर दिया। चुनाव नजदीक आते देखकर 200 रुपए घटाकर आज आप घड़ियाली आंसू बहाकर आज ये दिखाना चाहते हैं कि जनता की मुझे बहुत चिंता है। 1200 का जो सिलेंडर था जो पिछले 9 साल से था, उसकी कौन मलाई खा रहा था? आपने दाल, चावल, चीनी, चाय, आटा और दूध, दही सब पर टैक्स लगाकर उन सबको महंगा कर दिया। इसको कौन बताएगा विधु रावल जी? आपने टॉयलेट तो खुलवा दिए। अरे भैया खाना खाना पड़ता है पहले। खाने के लिए लोगों को क्या दिया? किसानों को क्या दिया? नौजवानों को क्या दिया? उसकी बातें करो, उसकी चर्चा करो। खाते खुलवा के कौन सा तीर चला दिया भैया? जीरो के आपने बताया कि जीरो बैलेंस के खाते खुलवा दिए। जीरो बैलेंस के खाते खुलवा के उनको भरवाया कब? उनको क्या दिया? कौन कौन सी सुविधाएं आपने उनको दी? वो आज बीच में बातें करने की बात थी। आप बात कर दी कि हम तो ये कर दिया। 3 बातें बताई ज्योति जी इन्होंने, बस उन 3 के अलावा चौथी बात इनके पास नहीं थी कि हमने कितने ठीक है, मैं अभी आपको 10 सेकंड दे रही हूँ सर। अभी आपको 10 सेकंड मिलेंगे, रुकिएगा। पूरे देश के अंदर जो दिल्ली और पंजाब के अंदर अगर 2 मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के अगर फ्री बिजली दे सकते हैं गरीबों को, तो भारत का प्रधानमंत्री पूरे देश को बिजली फ्री क्यों नहीं दे सकता? अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में जाकर भी केजरीवाल कहते हैं कि बिजली फ्री दूंगा। हरियाणा में आकर भी कहते हैं बिजली फ्री दूंगा। देश के प्रधानमंत्री को क्या परेशानी है कि देश की गरीब जनता को क्यों नहीं वो आज दे सकते? पंकज जी पंडिता जी बोले। देखिए भाजपा के प्रवक्ता को मुझे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था, मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया। इन्होंने बहुत जोर से वजन उठा के बोला कि उनका राइट ऑफ भी किया है और उनको इसलिए भी किया है कि उनके ऊपर मुकदमे चल सके। मैं आपको 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। शायद भाजपा के प्रवक्ता को भी नहीं पता इनकी सरकार ने क्या किया और जनता को भी नहीं पता। 7/6/2019 तक जो देश का पैसा लेके भागेगा वो उसके ऊपर एक तो वो इनएलिजिबल है, उसके ऊपर मुकदमा भी चलेगा, सब कुछ होगा उसके ऊपर। वो आगे क्रिमिनल उसकी लायबिलिटी तय होगी, सब कुछ होगा। लेकिन हमारी प्यारी भाजपा की सरकार ने 8 जून 2023 को एक सर्कुलर पास किया है और उनको एक बैकडोर एंट्री दी है और उनको क्रिमिनल नहीं माना जाएगा और उनको एलिजिबल कर दिया है दोबारा से लोन लेने के लिए। भाजपा के प्रवक्ता ने ये बात कही। मैं टाइम मांग रहा था ज्योति जी, 1 मिनट, बाकी पॉइंट्स तो मेरे को 5-10 सेकंड ही लगेंगे। उसके बाद मैं भाजपा के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि जो डॉक्टर भागवत कराड़ है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये आंकड़ा दिया है 12,50,553 करोड़ बैंकों के डूब गए हैं आपकी सरकार के मंत्री ने। उसके बाद NHI को घोटाला 125 करोड़, ग्रामीण विकास मंत्रालय में घोटाला
ब्रह्मपुत्र भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर 7.5 लाख करोड़ का घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, मणिपुर में क्या हो रहा है वो देख लीजिए, बैंकों के 6 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट जगह को सब्सिडी देने का काम आपने किया, एफसीआई की सब्सिडी आपके एक प्रवक्ता बोल रहे थे, गूगल करके देख लो, ये देखिए केवल 145 करोड़ कर दी, 5 लाख करोड़ थी, ये देखिए 10 लाख करोड़ रुपए का एनपीए रिकवर किया, बिल्कुल नहीं बनाया, 10 लाख करोड़ रुपए का, कभी 10,000 करोड़ का भी हमसे पहले के 66 सालों में नहीं हुआ। मोदी सरकार ने 10 लाख करोड़ का एनपीए रिकवर किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस कह रही है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है ये, मैं पढ़कर सुनाता हूं। बैंक्स रिकवर ओवर 10 लाख करोड़ लास्ट 9 ईयर्स, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बता रही है। पढ़ा कीजिए। अनपढ़ पार्टी में इसका मतलब ये नहीं है कि अनपढ़ ही रहोगे। अनपढ़ अडानी के नाम पर रोते रहो। अडानी से बड़े घोटालेबाज आपकी पार्टी में है, जिनको तिहाड़ में 10 साल की सजा मिली हुई है। 10 आपके पार्टी के सुप्रीमो 10 साल तिहाड़ के अंदर भ्रष्टाचार के मामले में बिता के रहे हैं। आप किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं? चलिए मैं जादौन जी से आखिरी कमेंट लूंगी चर्चा का, उसके बाद विधु राहुल जी आखिरी कमेंट के लिए आपके पास भी आएंगे। अभी आप सुने जादौन साहब आखिरी कमेंट। देखिए, लोकतंत्र की विशेषता है कि जिन दलों ने, जिन नेताओं ने जो गलतियां की, देश को लूटा, कोई भ्रष्टाचार किया, उनको समय समय पर सजा मिलती रही है। और जो भी जिस तरह की ये आलोचनाएं हैं कि ये चलता रहा है, जो प्रवृत्तियां बदलने का काम भी जनता ही करती है। जनता का जो फैसला होगा, आज अगर कोई गलतियां कर रहा है तो जनता उसको रिकॉर्ड कर रही है और आने वाले चुनाव में उस पर फैसला होगा। तो ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और सवाल ये है कि संविधान की सुरक्षा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करना चाहिए, बाकी तो जनता फैसला करे। बिल्कुल। विधु राहुल जी, क्या कोई ऐसा फैसला भी हो सकता है कि जिसका आगामी राज्यों में जहां चुनाव के उस पर असर हो या 24 में असर हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है। पार्टी से बड़ा देश, स्वयं से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, इस सिद्धांत पर हम काम करते हैं। इस नाते से अब क्योंकि आपको पता है इन्होंने किसी को समय नहीं मिलना, तो आप अगर इनको म्यूट कर दें तो ये मुझे बोलने देंगे, नहीं तो ये मुझे बोलने ही नहीं देंगे। मैं पहले ही आपको इनका प्लान अभी रिवील कर दूं। विधु राहुल जी, आपके समय में अभी तक कोई भी नहीं बोला पूरी डिबेट में। ये आप बोलिए अपना उत्तर कंप्लीट बता दो फिर। मैं उम्मीद करूंगा ऐसा ही। पंकज बेनीवाल जी, नहीं सर, आखिरी कमेंट है सर, अभी बहस नहीं प्लीज। अच्छा, पंकज बेनीवाल जी को ही मैं, पंकज बेनीवाल जी की क्योंकि अनपढ़ पार्टियां, उनको बता दूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। सुनिए, वो ये बता रही है कि पिछले 9 साल में 10 लाख करोड़ के एनपीए रिकवर हुए। माल्या क्या किया ये ना, ये गलत है। आप अगर इनको म्यूट कर सकते तो डिबेट आप खत्म कर दीजिए। आप अगर इनको म्यूट, जब आपको पता है कि इनका समय हो चुका है सर, इनको म्यूट करने से भी इनकी आवाज आएगी स्टूडियो में। म्यूट कर दीजिए इनको। ये सबसे ज्यादा समय मिलता है आपको बोलने का। चलिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मुझे डिरेल कर रहे हैं, ये पंकज बेनीवाल जी को म्यूट करें क्योंकि अब तक सारी जिन दलों से, जिन भी आपने प्रवक्ताओं से पूछा, उन्होंने केवल और केवल जो है अपनी पार्टी सेंट्रिक या परिवार सेंट्रिक बात की है। मैं पंकज बेनीवाल जी को सुन रहा था, इनका सारा का सारा दुख ये था कि जिस प्रकार से संसदीय आचरणों का, किस प्रकार से परंपराओं का उल्लंघन किया गया, इनके दोनों, संजय सिंह ने और राघव चड्ढा ने, उसके लिए सस्पेंड किया। इनका सारे हाय तौबा रोना उसी पर रहा। इसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक, इंदिरा गांधी बीच में आ गई और सोनिया राहुल से बाहर निकले ही नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता। इसी प्रकार से किस प्रकार न्याय युद्ध से लेकर लेकिन मैंने जो बात सुरक्षा की बात की, ये लगातार बीच में बोल रहे हैं। खैर, मैं आज अटल जी का जो वो कोट था, जो 1996 में 13 दिन की सरकार गई थी, उसके बाद उन्होंने कहा था, उसके साथ अपनी बात पूरी करता हूं। अटल जी ने उस दिन 13 दिन की सरकार जाते समय कहा था, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन मेरा देश रहना चाहिए, इस देश की लोकतंत्र रहना चाहिए। और इसी पर भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत रहा है। आगे समय नहीं है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने विशेष सत्र को लेकर की कि क्या खास हो सकता है और क्या संदेश देश को दिया जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।